हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। आज आपके लिए एक प्रिंटेड शर्ट जो कि आपको मिल जाती है फुल स्लीव्स के साथ में। ये एक रेगुलर फिट में है और इसके ऊपर जो है मल्टी कलर्ड स्ट्राइप्स का डिजाइन बना हुआ है। इस शर्ट को आप जो है कैजुअली भी पहन सकते हैं या फिर कहीं ऑफिस के लिए अगर किसी को चाहिए तो आप इसे पहन सकते हैं। इसका कपड़ा जो है काफी सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है, बट हाँ इसके अंदर एक चीज है, ये मेरे को शोल्डर्स और नेक से इतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर फिर भी आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर चेकआउट जरूर कर सकते हैं। बात करें इसके साइज की तो साइज आपको इसके अंदर स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्सेल भी मिल जाएंगे। और आप इसके अंदर कॉलर नेक देख सकते हैं, इस तरीके से इसमें मिल जाती है। इसको आप जो है ट्राई कर सकते हैं किसी सॉलिड कलर डेनिम के साथ में या फिर शॉर्ट्स या फिर ट्राउजर्स के साथ में भी इनको पहन सकते हैं आराम से। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है, और ये है हमारे एनसीईआरटी के जो भी एक्सरसाइज है उसमें सारे के सारे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के, जो आपके पेपर में आते हैं वही। टेबल वाले इसके अंदर हम सॉल्व नहीं करेंगे, उसको हम अलग जो है वीडियो के अंदर ले लेंगे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप जो है क्वेश्चन को यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं या फिर आप अपनी बुक निकाल कर भी इसको पढ़ सकते हैं। देखिए 4.1 के अंदर क्या कह रहा है, जो एक्सरसाइज में 4.1 क्वेश्चन है, फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस डिटरमिन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द डायमेंशंस ऑफ रेट कांस्टेंट्स। अब ये आपसे ये कह रहा है कि आपको जो है कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं। ठीक है, आपको उस रिएक्शन का रेट भी लिख के दे रखा है। उस रेट का यूज करके आपको इस रिएक्शन का ऑर्डर बताना है एंड सेकेंड चीज जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट भी बतानी है। ठीक है, तो देखो यहां पर जो है फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं यहाँ पर इनकी रिएक्शन जो दे रखी है मेरे को, मैं वो नहीं लिख रही हूं क्योंकि उसका अभी कोई यहाँ पर यूज नहीं है। ठीक है, हमें जिस चीज का यूज है हम उसी चीज को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर इसके रेट एक्सप्रेशन की जरूरत है, तो हम यहाँ पर रेट एक्सप्रेशन ही लिख लेते हैं। तो रेट इज इक्वल टू के एन ओ, इसकी पावर में है 2। अब ये कह रहा है कि हमें इसका ऑर्डर बताना है और डायमेंशंस बतानी है रेट कांस्टेंट की। हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। यहां पर जो हमारा ये रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन हमारा जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की, उसकी पावर का अगर हम सम कर देते हैं तो हमारे पास में आ जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर जो मेरा रिएक्टेंट है दैट इज दिस। ठीक है, इसकी पावर में जो होगा वही मेरा ऑर्डर होगा। यानी कि यहां पर जो ऑर्डर होगा रिएक्शन का दैट इज 2, है ना, इस तरीके से। तो हमें पता चल गया है कि ऑर्डर इज 2। दैट मीन्स कि ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की रिएक्शन है। दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब मैं डायरेक्टली बता सकती हूँ कि जब मेरी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है हमारी डायमेंशंस क्या होती हैं। यहां पर मैं आपको भी फाइंड आउट करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि हमें पता है 0, फर्स्ट, सेकेंड ऑर्डर, यहां तक कि थर्ड ऑर्डर का भी पता है हमको कि हमारी क्या डायमेंशंस होती हैं। अभी आगे किसमें क्वेश्चन आएगा उसके अंदर मैं आपको फाइंड आउट करके दिखा दूंगी। ठीक है, और बिल्कुल उसी चीज के साथ में आप इन्हें भी फाइंड आउट कर सकते हो खुद से भी। ठीक है, अभी हमें जो पता है हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं कि सेकेंड ऑर्डर जो हमारी रिएक्शन होती है तो इसमें हमारी जो डायमेंशंस होंगी, डायमेंशंस ऑफ के लिख दो मैं यहाँ पे, के इज नथिंग बट रेट कांस्टेंट। डायमेंशंस होती हैं के की क्या, पर मोल, लीटर पर सेकेंड, है ना। ये हमारी हो गई ऑर्डर और ये क्या हो गई रेट कांस्टेंट की डायमेंशंस। अभी मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया है, ये आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है। ठीक है, बुक के अंदर लिखा हुआ होगा। ऑर्डर जो है इसका 2 है, डायमेंशंस इसकी पर मोल, लीटर पर सेकेंड है। देखो फटाफट से हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। देखो दूसरी रिएक्शन है H2O2 की रिएक्शन है। सेकेंड इक्वेशन को हम छोड़ देते हैं, हमें किससे मतलब है, इस रेट के एक्सप्रेशन से मतलब है। हम यहां पर सीधा लिख लेते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट के अंदर हमें दिया हुआ है रेट इज इक्वल टू के H2O2 और I माइनस। बुक निकाल के भी साथ साथ आप इसको कर सकते हो। ठीक है, चलो ये हमें जो है रेट एक्सप्रेशन दे दिया है। फिर से
ऑर्डर की जो डेफिनेशन होती है उसके ऊपर आते हैं। जो हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन है, इस रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन का जो सम होगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन की पावर का जो सम होगा। सो इनकी पावर क्या है 1 और इसकी भी क्या है 1, कुछ नहीं लिखा इसका मतलब 1 है वहां पे। सो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। सो ये हमारी मोलर कॉन्सेंट्रेशन किसकी है, रिएक्टेंट की। इक्वेशन के अंदर देखो ये वाले हमारे रिएक्टेंट है ना, तभी तो ये हमारे रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर आए हैं। सो ऑर्डर क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम, सो मीन्स 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। सो ये भी हमारी कैसी है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। सो ऑर्डर इज कमिंग आउट टू बी 2। दैट मीन्स कि यहां पर जो हमारी डायमेंशंस हो जाएंगी, ऑफ रेट कांस्टेंट मीन्स के सेम रहेगी, पर मोल लीटर पर सेकेंड, पर मोल लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी मैंने आपको डायरेक्टली दिखाया, देखो कैसे होगी। नेक्स्ट देखो पार्ट 3 के अंदर जो फर्स्ट वाले का थर्ड पार्ट है, इसके अंदर है CH3 CHO gives CH4 + CO। ये हमारी रिएक्शन है, इसका हमें रेट दे रखा है, रेट इज इक्वल टू K CH3 CHO की पावर 3/2। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। अब जो है हम ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑर्डर भी और हम वो डायमेंशंस भी कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों ही चीज कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब जो है यहाँ पर ना तो 0 है, ना 1 है, ना 2 है, ना ही 3 है। सो हम कैसे बताएंगे कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है और कैसे हम इसकी डायमेंशंस को फाइंड आउट करेंगे। अभी तक तो मेरे को सीधा सीधा दिख रहा था कि अगर ऑर्डर 1 आएगा सो हम उसके अकॉर्डिंग उसकी डायमेंशंस को लिख देंगे, अगर 2 आएगा तो उसके अकॉर्डिंग उसकी डायमेंशंस को लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं आ रहा है ना। सो सबसे पहले तो ऑर्डर को फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि डायमेंशंस कैसे निकालनी है। सो ऑर्डर क्या होता है, ये जो मेरा रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट की पावर सिंपल एक ही है, सो 3/2। सो मतलब ऑर्डर इज 3/2 होंगे। ठीक है ना, क्योंकि सम तो हम तभी करेंगे जब एक से ज्यादा होंगे, यहां पर तो एक ही है, तो इसका मतलब ऑर्डर इज 3/2। चलो ऑर्डर मेरा पता चल गया 3/2 है। अब बताओ डायमेंशंस कैसे निकालेंगे इसकी। देखो डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, आप यही चीज जो मैं अभी बताने वाली हूँ, यही चीज आप दूसरे उन एग्जाम्पल में भी अप्लाई करके देख सकते हो, उनमें भी ऐसी है, आपकी डायमेंशंस जो है कैलकुलेट होके आ जाएंगी। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली नहीं आती है तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर आपको आती है तो फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो आपका ये एक्सप्रेशन है ना, आपको इसी का यूज करना है, दैट्स इट, इसी का यूज करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो रेट है दैट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। अगर देखो हम जो है किसी रिएक्शन को पढ़ते हैं, सपोज मेरा कोई रिएक्टेंट है, वो मेरे को दे रहा है प्रोडक्ट, R goes to P, R is reactant, P is प्रोडक्ट। अब मेरी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, रिएक्शन इज गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो रिएक्टेंट कम होता रहेगा, प्रोडक्ट बनता रहेगा, है ना। सो इसके अंदर हमारी जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होती है, सो वी राइट माइनस ऑफ del R डिवाइड बाई del T। अब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन मेरी इंक्रीज होती है, तो हम इसलिए प्लस का del P डिवाइड बाई del T। सो हम रेट को कैसे लिख रहे हैं, ऊपर वाली चीज क्या है कॉन्सेंट्रेशन, नीचे क्या आ रहा है टाइम। सो रेट इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम। सो रेट को हम आइदर वे में लिख सकते हैं, आइदर इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो दोनों ही तरीके से आप लिख सकते हो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को, क्योंकि एक तरफ क्या हो रहा है आपका रिएक्टेंट घट रहा है और दूसरी ही तरफ क्या हो रहा है आपका प्रोडक्ट बढ़ रहा है ना। सो आप इसे दोनों ही टर्म्स में देख सकते हो कि आप बोल सकते हो कि रेट आपका इसके भी इक्वल है, और हम फिर इक्वल टू का साइन लगा के हम ये वाली चीज भी लिखते हैं, इसीलिए तो लिखते हैं बिकॉज रेट इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि भाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है विद टाइम और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है विद टाइम, है ना। सो ये क्यों बताया है मैंने, ये इसीलिए बताया है क्योंकि हमें यहां पर अभी रखना है कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। सो अगर आपको ये पता है कि रेट इक्वल होता है कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम के, सो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स यहां रख दो, टाइम की यूनिट्स रख दो, ये भी क्या है कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी भी यूनिट्स यहां पे रख दो।
तो क्या रेट कांस्टेंट की यूनिट्स नहीं पता चल सकती हैं? चल सकती हैं। देखो कैसे निकालते हैं। रेट होता है कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इज इक्वल टू, यहां पर है मेरा रेट कांस्टेंट। अब यहां पर ये CH3 CHO ये हमारी क्या होती है? रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो जब भी हम सॉल्यूशंस के अंदर पढ़ते हैं तो हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। पूरे चैप्टर में हम इसी चीज की बात कर रहे हैं। सो जो मेरी कॉन्सेंट्रेशन चीज है ये मैं किस में लिखूंगी? मोल पर लीटर में। तो मैं अभी यहां पर लिख रही हूं कि ये हमारी कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, समझते जाओ उस चीज को। इसकी पावर 3/2 है। इतनी चीज से तो आप एग्री करोगे। रेट इज कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, ये भी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ही है। बस मैंने इतना लिखा है। अब इनकी जो यूनिट होती है वो इनकी जगह पे डाल दो। सो कॉन्सेंट्रेशन होती है मोल पर लीटर में होती है ना। टाइम होता है हमारा सेकंड में इज इक्वल टू के। कॉन्सेंट्रेशन किस में होती है? मोल पर लीटर में होती है। सो यहां पर भी लिखो मोल पर लीटर और इसकी पावर 3/2 रहेगी। अब देखो कैसे निकालेंगे। इसको हटा देते हैं यहां से। ठीक है, देखो यहां पर है मोल पर लीटर की पावर 3/2। सो इस 3/2 को हम अंदर ले जाएंगे। सो ये इससे मल्टीप्लाई में जाएगा, है ना। सो मोल की पावर 1 है और वो मल्टीप्लाइड है 3/2 से। सो मोल की पावर हो जाएगी 3/2। सो ये हो जाएगा मोल की पावर 3/2। मानते नहीं मानते बात को? और लीटर का क्या हो जाएगा? लीटर की पावर -1 है और उसे मल्टीप्लाई कर दो भाई 3/2 से, तो कितनी हो जाएगी? -3/2। सो ये हो जाएगा लीटर की पावर -3/2। इधर हमारा आएगा रेट कांस्टेंट के इक्वल्स टू किस साइड में आएगा? मोल पर लीटर और सेकेंड, है ना। इतनी चीज आएगी। अब यहां से सिंपल सी चीज है, मेरे को किसकी डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है? मेरे को सिर्फ यूनिट्स चाहिए, डायमेंशंस चाहिए। किसकी? रेट कांस्टेंट की। तो रेट कांस्टेंट को छोड़ो एक तरफ और बाकी सबको दूसरी तरफ डाल दो। तो ये वाली चीज जो है ये मेरी इस तरफ आ जाएगी। ले जाते हैं इसको दूसरी तरफ। सो देखो के मैंने इधर लिख दिया इज इक्वल टू, ये चीज तो मेरी थी ही। इस चीज को जो मेरी ये मल्टीप्लाई में थी इसको हम कहां भेजेंगे? नीचे डिवाइड में। तो इसको नीचे भेज देते हैं हमें डिवाइड में। क्या है? मोल 3/2 और लीटर की पावर -3/2 आएगा। इतना स्टेप बाय स्टेप बताया पूरा। यहां पर देखो, अब ऊपर जो है ये मोल की पावर 1 है, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है। नीचे है मोल की पावर 3/2। सो मोल की पावर 3/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगी? -3/2। सो ऊपर हो जाएगा कि मोल की पावर 1 और मोल की ही पावर -3/2। सो बेस सेम है, इनको करो। सो 1 - 3/2, 1 - 3/2 करोगे तो आएगा माइनस का 1/2। सो आपका के बराबर हो जाएगा, मोल मोल वाले मैंने सॉल्व करे तो मोल की पावर आएगी -1/2। ठीक है। इसके बाद में देखो ये रहा लीटर जो है ऊपर -1 में है, नीचे लीटर है -3/2 में। सो ऊपर ये है लीटर -1 और ये जो नीचे का माइनस का 3/2 है ये ऊपर जाके प्लस का 3/2 हो जाएगा। सो ये हो जाएगी -1 + 3/2, ये हो जाएगा आपका 1/2। सो ये होगा लीटर की पावर 1/2। ठीक है। और नीचे सेकंड अकेला ही है तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स। सो ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। ऐसे निकालनी है आपको। ठीक है। अब जैसे मैंने ये निकाली है ऐसे ही आप उस सेकंड ऑर्डर के लिए भी निकाल सकते थे, फर्स्ट वाले केस में भी और सेकंड वाले केस में भी। जस्ट आपको वहां पे पुट करना है। यहां पर मैंने करके दिखाया है, ठीक है, क्योंकि यहां पर जरूरत है करने की, क्योंकि यहां पर आप ऐसे नहीं बता सकते हो देख के, क्योंकि आपको जो है फ्रैक्शंस के अंदर दी है उसकी पावर जो है, कॉन्सेंट्रेशन की जो भी पावर है वो आपकी फ्रैक्शंस के अंदर है। सो मैंने आपको देखो कैलकुलेट करके दिखा दिया है। इसी चीज को आप बाकी सब में भी कर सकते हो। तो आपका तीसरा पार्ट हो गया है जो कि आपका ये है, मोल की पावर -1/2 है, लीटर की पावर 1/2 है और सेकंड इनवर्स है। सो ये आपकी डायमेंशंस है रेट कांस्टेंट की थर्ड पार्ट के लिए। नेक्स्ट देखो जो हमारा फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट के अंदर आपको एक रिएक्शन दे रखी है। हम लिखेंगे यहां पर रेट।
C2H5Cl इधर रखा है। तो यहाँ पर जो है आपको सिंपल ऑर्डर बताना है, वही सेम चीज करनी है। ये आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की पावर देखो क्या है, सीधा 1 है, ठीक है ना, एक की है आपको लिखी हुई है यहाँ पर, तो उसकी पावर क्या होगी, सीधा 1 ही होगी। तो यानी कि यहाँ पर जो इसका ऑर्डर है ये क्या होगा, 1। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डायमेंशन क्या होती है रेट कांस्टेंट की, सेकंड इनवर्स होती है। सो सीधा आप लिख सकते हो कि डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट विच इज के इज सेकंड इनवर्स, ठीक है। या फिर आप क्या करो, इसको पूरा निकाल के दिखा दो, निकाल के दिखा दो उस पूरे को। रेट हो जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर अपॉन में टाइम सेकेंड में, बराबर है रेट कांस्टेंट आपका के है, जो कॉन्सेंट्रेशन है आपकी रिएक्टेंट की वो क्या है, मोल पर लीटर में, इसकी पावर 1 है। छोड़ दो, फिर लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर स्क्वायर वो क्यूब होता, कुछ होता, तब हम आगे मल्टीप्लाई वगैरह कर देते इसकी पावर में, ठीक है। तो फिलहाल तो 1 है तो उसको छोड़ देते हैं। अब यहां से मेरे को इस रेट कांस्टेंट की यूनिट चाहिए, तो के बराबर हो जाएगा, इस साइड में मोल पर लीटर पहले से ही था, डिवाइड में था सेकेंड, ठीक है, बिल्कुल सेम वही चीज तरीके से भी गई थी। और ये जो मोल पर लीटर है ये मल्टीप्लाई में है, तो ये नीचे चले जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा आपका मोल पर लीटर। मोल पर लीटर से मोल पर लीटर हो गया सेकेंड इनवर्स आगे ऊपर जाके, ठीक है। सो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आई, सेकेंड इनवर्स। सो इस तरीके से आपको जो है ऑर्डर फाइंड आउट करना है और रेट कांस्टेंट की डायमेंशंस को भी फाइंड आउट करना है। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। सो 4.1 हो गया। नेक्स्ट देखो आपका जो 4.2 के अंदर क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन 2A प्लस बी गिव्स A to B। ये आपको रिएक्शन जो है दे रखी है, ये सेकेंड है आपका क्वेश्चन। 2A प्लस B गिव्स A to B, ये आपकी रिएक्शन है, ठीक है। रेट आपको दिया हुआ है, सो रेट लिख देते हैं, रेट इज इक्वल टू के A और B का स्क्वायर। सो आपका जो रेट है वो इस तरीके से है, A और B आपके जो रिएक्टेंट है, इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो पावर है दैट इज 1, इसके ऊपर जो है वो 2 है, ठीक है। उसकी माइनस उसकी 2 है पावर, बस। यहाँ पर जो K की वैल्यू आपको दे रखी है, सो रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है सारी चीज, 2.0 इंटू 10 की पावर -6 पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ये जो है ना ये यूनिट्स, पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ये आपकी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की डायमेंशंस होती हैं, यूनिट्स होती हैं रेट कांस्टेंट की। सो इससे ही आपको पता चल रहा है कि ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है जब, कब, जब हमारा ए जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए उसने ऐसे ही लिख के दिया हुआ है 0.1 मोल पर लीटर है, तो मैं इसको मोलर लिख रही हूँ, मोल पर लीटर को मोलर भी लिख सकते हैं, ठीक है, मोलैरिटी है ना। तो अब इसने कहा है और बी जो है वो इतना है, कितना है 0.2 मोल पर लीटर, मोलैरिटी मोलैरिटी। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस टू 0.06 मोलैरिटी। तो यहाँ पर देखो पहली चीज जो इसने दो चीजें बोली है, एक तो पहले इसने कहा है कि जब आपकी ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन इतनी और इतनी है तब आपको रेट ऑफ इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, ठीक है। सो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये हम पहला पार्ट कर लेते हैं, जब मेरी ए की कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, बी की कॉन्सेंट्रेशन इतनी है और मुझे इस रिएक्शन का इनिशियल रेट फाइंड करना है जब मेरे को रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको हेल्प लेनी है इस रेट लॉ एक्सप्रेशन की, ठीक है। रिएक्शन तो आपको दी हुई है, रेट लॉ एक्सप्रेशन की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसी रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर हमें ये के भी पता है, हमें ये ए की कॉन्सेंट्रेशन भी पता है और हमें ये बी की कॉन्सेंट्रेशन भी पता है। सो रेट निकाल सकते हैं, सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है। तो देखो रेट इज इक्वल टू के, ए की कॉन्सेंट्रेशन इसकी पावर 1 है, बी की कॉन्सेंट्रेशन इसकी पावर 2 है, ठीक है। देखो रेट इक्वल हो जाएगा, के की वैल्यू क्या दी है 2.0 इंटू 10 की पावर -6 है ना। अब इंटू करेंगे, ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है 0.1 मोलर, मोलैरिटी है, तो मैं यहां पे सिर्फ अभी वैल्यूज लिख रही हूं, ठीक है। बी की कितनी दी है 0.2, उसका भी स्क्वायर
बस इन्हें आपको मल्टीप्लाई करना है, आपका रेट निकल के आ जाएगा इस रिएक्शन के लिए। देखो मैंने इसको कर रखा है 8.0 इंटू 10 की पावर -9, ये आएगा आपका मोल पर लीटर पर सेकेंड में, बिकॉज दिस इज कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, रेट इज कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, सो मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो ये आपका है फर्स्ट पार्ट का, बड़ा सिंपल था। इस वाले इक्वेशन में बस हमने डालते गए वैल्यू और सीधा आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई आप करके देख सकते हो, इतना ही आना चाहिए, 8.0 इंटू 10 की पावर -9। अब ये जो है ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है, जब इसने ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन बोली हैं। अब देखो सेकेंड पार्ट का कैसे करना है। सो जो सेकेंड पार्ट है उसके अंदर ये कह रहा है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस टू 0.06 मोलैरिटी। सो पहले हम लिख देते हैं कि पहले कितना है। देखो ए की दे रखी है 0.1, यस, और बी की दे रखी है 0.2, यस, ठीक है, हमें इतनी दे रखी है। अब ये कह रहा है कि हमें रेट ऑफ रिएक्शन कब फाइंड करना है। हमने इस वाले पे कॉन्सेंट्रेशन भी तो फाइंड कर लिया, अब हमें तब फाइंड करना है जब ए हमारा रिड्यूस होके जा चुका है 0.06 मोलैरिटी पे, 0.06 मोलैरिटी पे। देखो अब कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पहले जो मेरा ए था वो 0.1 था। देखो मैं अब बता रही हूं कि ए हमारा इतना था पहले, अब वो कह रहे हैं कि हमारा इतना ए बचा है। तो हम ये निकाल सकते हैं कि हमारा कितना ए यूज हुआ है इस रिएक्शन के अंदर। ये तो मेरा पहले था, ठीक है, और अब वो रिड्यूस होके इतना हो गया है। सो ए जो हमारा यूज है, मतलब जो यूज हुआ इस रिएक्शन में, वो कितना हो जाएगा, पहले जितना था माइनस अब जितना बच गया है, तो 0.04 आएगा मोलैरिटी। ठीक है, मतलब मेरा ए का इतना अमाउंट यूज हुआ है। ठीक है, पहले इतना था अब इतना है। उसने कहा ना कि रिड्यूस हो चुका है इतने पे, इसका मतलब कि पहले इतना था, रिड्यूस होके अब इतना हो गया, तो मतलब यूज कितना हुआ, इतना, माइनस करके आएगा कि कितना यूज हो गया है। सो इतना मेरा जब ए का यूज हुआ है, सो इस रिएक्शन का अब यूज है। रिएक्शन का यूज ये है कि आपको यहां से इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं। तो जब मेरा इस रिएक्शन के अंदर ए का 0.04 यूज हुआ होगा मोलैरिटी में, तो बी का कितना यूज हुआ होगा, उसका आधा। क्योंकि जब मेरा ए के 2 मोल लग रहे हैं तो बी का 1 मोल लग रहा है। ठीक है, सो जब मेरा ए के 2 मोल रिएक्ट करते हैं, सो बी के 1 मोल रिएक्ट करते हैं इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है ना, सो 2A है लेकिन बी की स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज 1। सो जब ये 2 मोल रिएक्ट करेगा तो ये 1 मोल रिएक्ट करेगा। तो अगर मेरा ए का 0.04 रिएक्ट कर गया होगा तो ए का बी का इसका आधा रिएक्ट कर गया होगा। सो बी रिएक्ट किया होगा 0.02, 0.04 का आधा, है ना, क्योंकि ए जो है वो डबल लग रहा है बी से। सो बी का 0.02 यूज हुआ होगा। अब पहले कितना था बी का, 0.2 था। ठीक है, बी का इतना पहले था, इतना उसका यूज हो गया, तो अब हम ये बता सकते हैं कि बी का कितना बचा है लेफ्ट। सो यानी कि 0.20 है तो 0.18, तो मतलब कि ये आपका बी का अब बचा हुआ है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहां पर जो है अब आपकी ए की ये वाली वैल्यू रखी जाएगी और बी की ये वाली वैल्यू रखी जाएगी। देखो फिर से बता देते हैं इसको। यहां पर जो है हमने इन दोनों का रेट फाइंड आउट कर लिया। ए जब हमारा इतना था, बी जब हमारा इतना था। अब उसने कहा कि जो हमारी ए की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो गई है, रिड्यूस हो गई है इतने पे। तो मेरा ए जो था वो 0.1 कॉन्सेंट्रेशन से 0.06 पे आ गया। ठीक है, तो हमने ये देखा कि मेरा ए कितना यूज हो गया इस रिएक्शन के अंदर। तो अगर मेरा ए इतना यूज होता है तो बी उसका आधा लगता है। तो अगर ए इतना रहा होगा तो बी इसका आधा रहा होगा यूज होने में। सो बी इसका आधा यूज हो गया। बी इनिशियली कितना था, 0.2, और इसका आधा इसमें से माइनस करोगे तो आएगा 0.18। अब 0.18 हमारा लेफ्ट है, मतलब हमारी बी की कॉन्सेंट्रेशन अब होगी 0.18। ठीक है, तो हमारा बी की होगी 0.18 अब,
और ए की कितनी हो जाएगी 0.06। सो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ए की कॉन्सेंट्रेशन इतने से रिड्यूस होके 0.06 हुई है, तो बी की कॉन्सेंट्रेशन 0.2 से रिड्यूस होके 0.18 हुई है। ठीक है, तो यहां से मैं इसको हटा देती हूं। ये हमने फाइंड आउट किए कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मैंने भी बताई है, तो ए की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 0.06 कैपिटल एम इज मोलैरिटी, और बी की है 0.18। अब आपको इसी के अंदर रेट कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा, अब आपको इसी के अंदर ए की और बी की दोनों की वैल्यूज रखनी है। सो आपका रेट इक्वल हो जाएगा इज इक्वल टू के की कितनी है, के की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। रेट इक्वल हो जाएगा आपका 2.0 इंटू 10 की पावर -6, यही है। अब ये मल्टीप्लाई में होगा ए की वैल्यू है 0.06, अभी मैंने बता दिया कैसे कैसे आई है, इंटू बी है, बी की कितनी है 0.18 और इसका स्क्वायर, इसकी पावर 2। बस इसको सीधा आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है 3.89 इंटू 10 की पावर -9 मोल पर लीटर पर सेकेंड तो रहेगा ही। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ये वाला आपका जो है सेकेंड पार्ट का है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4.2। अब है क्वेश्चन नंबर 3। 4.3 के अंदर है द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लैटिनम सरफेस जीरो ऑर्डर रिएक्शन। NH3 का डिकम्पोजिशन को कह रहा है कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। सो 4.3 के अंदर NH3 का उसने डिकम्पोजिशन बोला है। सो NH3 की डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी 2NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2, है ना। जो हमारी फॉर्मेशन होती है वो N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। सो इसका उल्टा हो जाएगा 2NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2, यही रिएक्शन। इसके लिए वो कह रहा है कि ऑर्डर इज जीरो। सो ऑर्डर जीरो है, ठीक है, ऑर्डर जीरो है, बस हमें इतना बताया भी। व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 इफ K इज इक्वल टू इतना। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 और H2 पूछा है जब हमारा रेट कांस्टेंट है 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, रिएक्शन का ऑर्डर दे दिया, रेट कांस्टेंट दे दिया, रिएक्शन दे दी। अब ये पूछ रहा है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दिस एंड दिस। सबसे पहले हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। देखो इसका आप रेट लिखोगे, इक्वेशन के लिए हम कैसे लिखते हैं, जो हमारी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, वो रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी। दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो माइनस का साइन यहां पर हम लिखेंगे। हम डी यूज करते हैं जब हमारा स्मॉलर चेंज होता है, ठीक है, जैसे कि इंस्टेंटेनियस रेट। और जब हम डेल यूज करते हैं दैट इज फॉर लार्जर चेंज, जैसे कि हम एवरेज रेट की जब बात करते हैं। सो हियर वी विल यूज डी। तो यहां पर हो जाएगा डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 बाई dt। ठीक है, और यहां पर अब आएगा माइनस का 1/2। जो कॉन्सेंट्रेशन के साथ में जो हमारा ये कोफिशिएंट होता है, इसमें कोफिशिएंट जो होता है हमारा ये डिवाइड में जाता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है। सो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। यहां पर माइनस आएगा क्योंकि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। अब इसी के इक्वल्स टू के राइट साइड में हम लिखेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन तो इंक्रीज होती है, सो यहां पर आप सिंपली प्लस का साइन लगा सकते हो। प्लस ये हो जाएगा dN2 बाई dt इज इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस का 1/3 dH2 बाई dt। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन N2 की है, डिवाइड बाई dt विच इज टाइम। ठीक है, यहां से ये किस चीज के बारे में पूछ रहा है, इसने NH3 के लिए नहीं बोला, ठीक है, इसने बोला प्रोडक्शन ऑफ N2 और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, इन दोनों चीज की इसने बात की है। ठीक है, सो यहां से आप कैसे फाइंड आउट करोगे, हमें पता है कि ये रेट इक्वल है इस चीज के भी, और ये जो मेरा रेट है ये इक्वल है इस चीज के भी, है ना। इक्वल्स टू के साइन लगाए हमने। सो फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इज इक्वल टू के। ठीक है, उसकी पावर तो क्या हो जाएगी 0। सो रेट इज इक्वल टू के, और के कितना दिया है 2.5।
इंटू 10 की पावर -4 दिया है ना वैल्यू, ठीक है। तो मैं इसको यहां से मिटा रही हूं, इसे भी हटा देते हैं। सो हम लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू के विच इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 की पावर -4, जो मेरे को वैल्यू दी है, यूनिट्स छोड़ देते हैं अभी, इस चीज के इक्वल है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि रेट इक्वल होता है प्लस का डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 बाई dt, इस चीज के। सो रेट मेरे को नहीं पता यहां से कितना है, 2.5 इंटू 10 की पावर -4। सो रेट की जगह पर लिख दो 2.5 इंटू 10 की पावर -4। तो इसकी मेरे को पता नहीं चल गया रेट ऑफ फॉर्मेशन। दिस इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2। ये मैंने क्या लिखा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2। सो इसी के इक्वल क्या हो गया, ये वाली वैल्यू। सो यही बस आपका आंसर है। N2 के लिए मैंने निकाल दिया है। देखो H2 के लिए कैसे निकालेंगे। H2 के लिए हो जाएगा, हमें पता है कि रेट इज इक्वल टू प्लस का 1/3, जो मैंने भी स्टार्टिंग में लिखा था ना, वही चीज मैं लिख रही हूं, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइड बाई dt। रेट इस चीज के इक्वल है। सो व्हाट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 यहां पर क्या चीज है, ये चीज हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 है ना। दिस इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। सो यहां से मेरे को इस चीज को फाइंड आउट करना है। रेट हमें पता है कितना है, 2.5 इंटू 10 की पावर -4। अब देखो यहां पर 3 जो है डिवाइड में है इसके साथ में, तो इसको इस साइड में भेजेंगे तो कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में। सो इसको कर दो मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर क्या बचेगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 जो हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल क्या करो, मल्टीप्लाई। तो 25 दिए क्या होता है 75, 2.5 इंटू 3 7.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7.5 इंटू 10 की पावर -4 विच इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, मतलब dH2 बाई dt। तो दोनों चीज बता दी, जो आपको रेट कांस्टेंट दिया है वही आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 है, ठीक है। और जो आपको रेट कांस्टेंट दिया है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 भी आ जाएगा। सो यहां पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इतना ही आपका आंसर आना चाहिए। यहां पर आप जो है उसकी यूनिट्स भी लिख सकते हो, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 4.4 है हमारे पास में, द डिकम्पोजिशन ऑफ डाइमिथाइल ईथर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CH4 H2 एंड CO एंड द रिएक्शन। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जो है रिएक्शन का रेट लिख लेना चाहिए। रिएक्शन का रेट दे रखा है, ठीक है। बाकी चीज ऐसे ही है, हमें जो है इसके रेट से मतलब है। सो रेट इज इक्वल टू के CH3O, CH3 की पावर है 3/2, इतना हमें दिया हुआ है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाय इंक्रीज इन प्रेशर इन अ क्लोज्ड वेसल, so the rate can also be expressed in terms of partial pressure of dimethyl ether. That is rate is equal to K, जब यहां पर हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो P is for pressure, यहां पर मैंने ये क्यों लगा, P is for pressure, ठीक है। सो यहां पर ये कह रहा है कि हम इसको जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं इसकी टर्म में, प्रेशर की टर्म्स में भी। सो यहां पर ये आपको इसका पार्शियल प्रेशर बता रहा है। इफ द प्रेशर इज मेजर्ड इन बार एंड टाइम इन मिनट्स, अगर हम प्रेशर को बार में मेजर कर रहे हैं और टाइम को मिनट्स में मेजर कर रहे हैं, देन व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट्स। सो जैसे कि आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हो, सो आप जो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को पढ़ रहे हो, है ना, मोल पर लीटर, यही सब चीजें आप लिख रहे हो। इसी तरीके से अगर हम गैसियस सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम सोल्यूशंस की बात नहीं करते, हम गैसियस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम प्रेशर की बात भी करेंगे। सो जहां पर प्रेशर होगा, सो वहां पर हम इसी तरीके से लिखेंगे। सो यहाँ पर जो है आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करते हो जब ये प्रेशर लिखोगे। सो यहाँ पर हम सिंपल ब्रैकेट्स लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। दैट इज फॉर द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। सो इसीलिए जो आपके इसमें अंदर भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ठीक है। सो दिस इज फॉर प्रेशर। इसने कहा है कि ये पार्शियल प्रेशर इसका जो है CH3O CH3 का, वो इस तरीके से लिखा हुआ है, ये इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन है। अब इसने कहा है कि यहाँ पर जो मेरा प्रेशर है वो किस में है, बार में,
टाइम है मिनट्स में। तो इसके लिए आप रेट कैसे लिख सकते हो भाई, रेट सीधा हो जाएगा, रेट हम लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, है ना। अब रेट क्या हो जाएगा, रेट विल बी इक्वल टू प्रेशर अपॉन टाइम। प्रेशर उसने किस में बोला है, प्रेशर इसने बोला है बार में, टाइम उसने किस में बोला है, मिनट्स में। तो टाइम की जगह पर रख देंगे मिनट्स। तो रेट की यूनिट क्या आई, बार पर मिनट, है ना। सो रेट की यूनिट्स आ गई। जो सबसे पहली चीज उसने पूछी है कि यूनिट्स ऑफ रेट, बता दिया मैंने बार पर मिनट है, क्योंकि उसने खुद ही बोल दिया कि प्रेशर मेरा बार में है, टाइम मेरा मिनट में है। सो व्हाट विल बी रेट, प्रेशर अपॉन टाइम। सो ये आपका आंसर है, ये है आपकी रेट की यूनिट्स। यूनिट्स ऑफ रेट है बार पर मिनट। अब रेट कांस्टेंट यानी इस के की यूनिट्स क्या होंगी, देखो कैसे निकालेंगे। हमें इस रेट की यूनिट्स पता है, तो इनकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। सो रेट की जगह पर लिखेंगे बार पर मिनट, जो मैंने अभी आपको बताया, इज इक्वल टू इसके रेट कांस्टेंट की यूनिट्स मेरे को फाइंड आउट करनी है। और फिर हमारे पास में है प्रेशर, दिस इज पी फॉर प्रेशर ऑफ CH3 और CH3। अब इसका जो प्रेशर है वो किसमें लेंगे, बार में ही लेंगे, उसने बोला है प्रेशर बार में है। तो प्रेशर की यूनिट हम रखेंगे बार। इसकी पावर कितनी दी है, 3/2, इसकी पावर 3/2 दी है। बिल्कुल सेम वही चीज कर रहे हैं जैसे पहले क्वेश्चन में फाइंड आउट की थी। अब यहां से हम इसके लिए नहीं निकाल सकते यूनिट्स, निकाल सकते हैं, सीधा इसको ले जाएंगे ना डिवाइड में। सो के बराबर हो जाएगा आपका, के इक्वल हो जाएगा आपका, के इज इक्वल टू बार पर मिनट। ये तो था ही, ये चीज भी हमारी कहां जाएगी, नीचे डिवाइड में। सो ये हो जाएगा बार 3/2, ठीक है। अब ये बार की जो पावर 3/2 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -3/2। सो ऊपर बार जो है इसकी पावर 1 है, नीचे से ऊपर आएगी -3/2। सो 1 - 3/2 इज माइनस का 1/2। सो इसकी यूनिट आएगी बार की पावर -1/2, ठीक है। और मिनट इनवर्स तो है ही। बस यही आपकी रेट कांस्टेंट की यूनिट्स हैं। बहुत सिंपल है निकालना, ठीक है। आपको जो भी डेटा था उसने उठा के पूरा दे रखा है, जस्ट आपको यहाँ पे इनको रखना है, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट रेट की यूनिट्स हैं, ये आपकी सेकंड रेट कांस्टेंट की यूनिट्स हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें ये फैक्टर्स पूछ रहा है, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद में हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है, ठीक है। सो 4.6 हम देख लेते हैं। सो 4.6 के अंदर है रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट, ठीक है। सो 4.6 के अंदर ये कह रहा है कि ऑर्डर जो है रिएक्शन का वो क्या है, सेकेंड ऑर्डर। सो ऑर्डर इज 2, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड। तो अगर हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देते हैं, सो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और सेकेंड में ये पूछ रहा है कि अगर हम उसको हाफ कर देते हैं, ठीक है, तो हम दोनों ही लिख लेते हैं कि एक में जो है उसने किया डबल और एक में उसने किया हाफ। हाफ देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोई भी रिएक्शन ले लो, आर जो है वो पी में जा रहा है, ठीक है, उसने कुछ बोला तो नहीं है। तो उसने कहा है कि हमारी जो एक रिएक्शन है, रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है हमारा, जो हमारा रिएक्टेंट है, किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जो हमारा रिएक्टेंट है उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन की पावर्स का सम। सो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं हमारे पास में एक ही रिएक्टेंट है, सो अगर मेरा किसी रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर ये जो मेरा रिएक्टेंट है इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन और इसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि मेरे को वो कह रहा है कि ऑर्डर इज 2, दैट मीन्स कि इसकी पावर में 2 होगा, तभी तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये मेरे पास में आता है इसका एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, और यही आपको लिखना आना चाहिए। ये चीज उसने बोली है। अब इसने क्या कहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा अगर जो मेरी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, अगर मैं इसको डबल कर दूं। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, ये रही। इसको डबल करने का मतलब क्या है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो लिखो यहां पर K 2R या 2x मान लो, ठीक है, इसकी पावर 2। अब 2 इंटू आर, इसका मतलब मैंने इसको डबल कर दिया है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया है। सो 2 की पावर 2 कितने होती है, 2 2 जा 4। सो रेट कितना हो जाएगा इस तरफ, 4 टाइम्स। बस यही आपको बताना था कि अगर आप इस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देते हो तो आपके रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन आपको 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स। इसी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आप इस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर दोगे तब क्या होगा, रेट बराबर है K और इस R की पावर 2 है, बिकॉज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू K। अब इसने कहा कि अगर आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर दोगे, सो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को आधा करो तो कितना आएगा, 1/2R, है ना, आधा। तो इसकी पावर भी कितनी आएगी, 2 आएगी। सिंपल कैलकुलेट करो, 1/2 है यानी आधे की पावर 2 है। सो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4। सो रेट कितना आएगा आपका, 1/4, बिकॉज रेट इसी के इक्वल है। सो इधर कितना आएगा, 1/4 टाइम्स। सो दिस थिंग इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स। सो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपका 1/4 टाइम्स हो जाएगा अगर आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर दोगे, ठीक है। ये आपका 4.6 था। 4.7 नॉट न्यूमेरिकल। 4.9 के अंदर आते हैं। यहां पर ये कह रहा है अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। तो मतलब कि रिएक्शन के अंदर हमारे 2 रिएक्टेंट है, एक ए है और एक बी है, और ए जो है ये फर्स्ट ऑर्डर में है, बी जो है ये सेकेंड ऑर्डर में है। इसका मतलब ये होता है, ये 9th है, इसका मतलब ये होता है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर ए जो है ये फर्स्ट ऑर्डर में है यानी इसकी पावर 1 है, और बी जो है ये हमारा सेकेंड ऑर्डर में है, इसका मतलब इसकी पावर 2 है, ठीक है। ये चीज बोलिए इसमें। अब ये कह रहा है राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, लिख दी मैंने। हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। अब हमारा रेट जो है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर मैं बी की कॉन्सेंट्रेशन को 3 गुना बढ़ा दूं। सेम वही चीज करने जो बी की थी। बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये रही, बी की जगह को कर दो 3b का स्क्वायर, 3 3 से कितना होता है 9, सो 9 टाइम्स, दैट्स इट। आपको सीधा वो चीज जो है यहां पर रखनी है, पावर में जो दिया है उसकी तरह सॉल्व करके, और आप यहां पर लिख सकते हो। सो दिस विल बिकम 9 टाइम्स रेट कांस्टेंट के। उसने कहा कि बी की कॉन्सेंट्रेशन को मैं 3 टाइम्स कर दूं, 3 टाइम्स। सो बी की जगह पर रख दो 3 इंटू बी, सो दैट इज 3b, 3 टाइम्स। सो 3 3 से कितना होता है, 3 का स्क्वायर इज 9। सो रेट कितना हो जाएगा आपका, 9 गुना, 9 टाइम्स। ये आपका सेकंड का आंसर है। इसके बाद में ये कह रहा है हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड। अब वो कह रहा है कि अब रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं ए और बी इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को ही डबल कर दूं। तो दोनों की जगह पर क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो ये कितना हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के। ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो रेट आपका कितना आएगा, इधर इधर कितना है 2, और इधर कितना हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर मतलब 4। सो दिस विल बिकम 4b। सो मतलब 4 2 से कितना हो जाएगा आपका 8। सो आपको जैसे नंबर्स को कैलकुलेट करना है, आपका उतना ही टाइम्स हो जाएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन। सो इधर कितना आएगा 8 टाइम्स, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, सो 8 टाइम्स, ठीक है। ये आपका 4.9 था, ठीक है। आपको इस तरीके से फाइंड आउट करने होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 4.10, नहीं 4.11, 4.12, 4.13, 13 वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर आते हैं। उससे पहले वाले हमारे टेबल वाले हैं, ठीक है, उनको हम अलग वीडियो में देखेंगे। देखो ये कह रहा है कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर है, सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। ऑर्डर इज इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। टी हाफ कैलकुलेट करना है, हाफ लाइफ मतलब टी हाफ, सो टी हाफ वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है, कर लेंगे। फ्रॉम देयर रेट कॉन्स्टेंट, रेट कॉन्स्टेंट दे दिए, अब क्या चाहिए, कुछ नहीं। रेट कॉन्स्टेंट दे रखा है, देखो k इज इक्वल टू,
अच्छा 3 पार्ट है इसके अंदर। फर्स्ट पार्ट के अंदर है, यहां पर लिख रही हूं मैं 200 सेकेंड इनवर्स, राइट। सेकेंड इनवर्स ही होती है ना फर्स्ट ऑर्डर के अंदर यूनिट। तो इसने ये सब दिया है, सिंपल सा आपको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर आपको टी हाफ निकालना है, के दे रखा है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वी नो इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारा टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 डिवाइड बाई के मेरे को दे रखा है, यहाँ पे उठा के डाल दो, डिवाइड करो, टी हाफ आ जाएगा, वही आपका आंसर है। ये आ जाएगा आपका टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के है आपका 200 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसलिए डिवाइड करने के बाद आ रहा है, इसे डिवाइड करने के बाद आ रहा है 3.465 इंटू 10 की पावर -3। ये आपका इन्हें डिवाइड करने के बाद आएगा, ठीक है, करके देख लेना। यहाँ पर आपका नीचे जो है सेकेंड इनवर्स में है, अब ये सेकेंड इनवर्स ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेकेंड, क्योंकि टाइम तो आपका सेकेंड में ही आएगा ना, सो ये आपका आएगा सीधा सेकेंड में। ये आपका आंसर है, सीधा कुछ नहीं करना था, डिवाइड करना था बस। यहां पर देखो अगला है 2 मिनट। देखो आपको जो है के दे रखा है सेकेंड पार्ट के अंदर 2 मिनट। तो बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन के अंदर तीनों के तीनों पार्ट्स के अंदर आपको टी हाफ जो है निकालना है। रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ही है, और यहाँ पे बस आपको जो है के को पुट करते जाना है। बस आपको जो है ना ये टाइम अलग अलग दे रखा है, जो आपको के दे रखा है ये, ठीक है, आपको मिनट में दे देगा, ईयर में दे देगा, इस तरीके से दे रखा है। सो यहाँ पर जो है 2 मिनट दिया है, सो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 मिनट इनवर्स, ठीक है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी है, सो इसको हम लिखेंगे 2 मिनट इनवर्स। ये सेम चीज लिख दी मैंने 0.693, इसको डिवाइड करने के बाद आ रहा है 0.35। अब ये मिनट इनवर्स ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मिनट, तो ये हो जाएगा आपका मिनट। तो जो इसका 9th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, सॉरी 13th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, इसका आंसर है 0.35 मिनट। अब इसी तरीके से आपको जो है थर्ड पार्ट के अंदर इस 2 मिनट की जगह पर दिया हुआ है 4 ईयर इनवर्स, हाँ इतना ही दिया है। तो आप क्या करो, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के की वैल्यू रख दो 4 ईयर इनवर्स। अब इसको आप डिवाइड करोगे, इसको आप डिवाइड करोगे 4 इनवर्स को, तो आपका आएगा 0.173, ठीक है। सो ये डिवाइड वगैरह मल्टीप्लाई ये सब आप देख सकते हो, इतना आएगा। और ईयर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ईयर इनवर्स ऊपर जाके ईयर हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपका है 4.13 थर्ड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास में 14th 14। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डिके ऑफ कार्बन 14 इज 5730 ईयर्स। सो इसने हाफ लाइफ बोला है, इसका मतलब हमें टी हाफ दे रखा है कार्बन 14 का। सो मैं लिख रही हूं टी हाफ दिया हुआ है 5730 ईयर्स, ठीक है। एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80% ऑफ द कार्बन 14 फाउंड इन अ लिविंग ट्री। इसने बोला है कि 80% फाउंड, तो उसका मतलब है कि उसमें से सिर्फ 80% जो है वो फाउंड है, इसका मतलब बचा हुआ है। सो इसने कहा कि 80% कार्बन 14 जो है वो फाउंड मिला है, तो उसका मतलब वो लेफ्ट है, जो बचा हुआ है अब, ठीक है। अब जो बचा हुआ है वो कितना है, 80% है कार्बन 14 का, इतना इसने बोला है। अब इसने कहा है इसके अंदर एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल, तो उसने एज फाइंड आउट करने के लिए कहा है। सो एज इज रिलेटेड टू टाइम, एज इज लिंक टू टाइम, है ना। सो एज टाइम पासिस हमारी एज बढ़ती है, तो हम पीछे जाएंगे टाइम में, तो हमारी एज उस वक्त कम होगी। सो एज इज लिंक्ड विद टाइम ओनली। सो अगर उसने बोला है कि हमें एज फाइंड आउट करनी है उसकी, तो उसका मतलब है हमें उसकी टाइम निकालना है। सो हमें यहाँ पे टी फाइंड आउट करना है बेसिकली। तो यहाँ पर हम एज नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमें टी फाइंड आउट करना है। इसको हम साइड में लिख देते हैं। टी हाफ दिया हुआ है 5730 ईयर्स, ठीक है। 80% लेफ्ट है कार्बन 14 का, ठीक है। शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ जो हमें डाटा पता है, जो हमें दिया हुआ है। इसके बाद में ये क्या कह रहा है, हमें टी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां पर हम सीधा सीधा इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू
2.303 by K log R0 अपॉन R। ये फॉर्मूला हम इसके अंदर लगाएंगे। देखो कोई भी चीज जो है वो इनिशियली क्या होगी, 100% होगी, 100%। तो ये भी पहले कितना रहा होगा, पूरा 100% रहा होगा। तो इनिशियली ये 100% है और अब कितना है, 80% है। तो R0 जो है ये आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और R क्या है, जो अब कॉन्सेंट्रेशन है वो। सो अब कितनी है, 80% है। सो विच इज लेफ्ट यू हैव टू पुट इट हियर। ठीक है, जो बचा हुआ है ना वो आपको यहाँ पे रखना है। सो 80% बचा तो हमें 80% मिल गया। सो R इज इक्वल टू 80% जो लेफ्ट है। R0 कितना होता है, 100%, 100% ही होगा इनिशियली। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं 2.303 है, लॉग है K। क्या हमें K दे रखा है, नहीं दे रखा। तो यहां से हमें T को फाइंड आउट करना है। जो मैंने लिखा है हमारा टाइम है, अभी हमें यहाँ पे T हाफ दे रखा है, K हमें नहीं पता है। तो अब आप ये देखो हम K कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इस T हाफ की हेल्प से ये K की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। हमें पता है कि K इज इक्वल टू हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाई T हाफ, बिकॉज T हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई K। ये होता है T हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई K। सो यहाँ पर आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है K की, तो K इधर ले जाओ, T हाफ नीचे ले जाओ। सो ये हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाई T हाफ कितना है, 5730। तो मेरे को इस वाले फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है, लेकिन क्योंकि मेरे को K की वैल्यू नहीं पता है तो मैं T हाफ की हेल्प से K की वैल्यू को फाइंड कर रही हूं। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करके क्या आएगा, 1.209 इंटू 10 की पावर -4, इतना आपका आएगा। ठीक है, सो ये आपका आएगा 1.209 इंटू 10 की पावर -4। तो आपको K की वैल्यू मिल गई। तो अब मैं इस फॉर्मूले में उठा के सारी चीजें डाल दूं, फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे। देखो मेरे को यहां से इस T को फाइंड आउट करना है। सो T इज इक्वल टू 2.303 बाई K की वैल्यू कितनी है, 1.209 इंटू 10 की पावर -4 लॉग R0। इनिशियली इसका कितना रहा होगा, पूरा 100%, 100 डिवाइड बाई, अब बचा कितना है, 80, 0 0 काट दो, 10 बाई 8। सो लॉग 10 बाई 8 है। सो लॉग m अपॉन n हो जाएगा, लॉग m माइनस लॉग n। सो दिस विल बी लॉग 10 माइनस लॉग 8। उसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा आपका, इसको चाहे तो काट लो, log 4 हो जाएगा, ये log 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इस पूरे को सॉल्व करने के बाद ये आपका आ रहा है 0.0969। ठीक है ना, ये वाली पूरी जिसको कैलकुलेट करके 0.0969 आ रहा है। अब मल्टीप्लाई डिवाइड है सिंपल। अच्छा, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद अब मैं लिख रही हूं T इज इक्वल टू 1845 ईयर्स। सो ये आपकी एज बता रहा है। सो एज इज लिंक्ड विद टाइम। सो आपको टाइम फाइंड आउट करना है। सो ये आपका आंसर है 1845 ईयर्स। ये आपका आंसर है 4.14 का। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।